फ्रेंड्स, कार्डिनल लर्निंग क्लासेस दैट इज़ CLC आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आया है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट की, जो कि पूरे इस सब्जेक्ट को कवर करेगी। फ्रेंड, जैसा कि मेरा प्रॉमिस है कि इन कार्डिनल लर्निंग क्लासेस पे आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, बट धीरे धीरे फ्रेंड्स। अभी तक मैं करंट अफेयर्स दे रहा था, वो ऑनगोइंग चलता रहेगा एज इट इज़ जैसा चल रहा है। अब मेरी कोशिश ये है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम से पहले आप लोगों को बहुत कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया जा सके, एटलीस्ट इतना कि जिससे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो सके। और जैसा कि और भी एग्ज़ाम्स हैं, वन दरोगा, EPFO, इस टाइप के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट कि इन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है। उसको देखते हुए मैं कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकता था, बट इसीलिए मैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स में, जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में मैंने एनवायरनमेंट से स्टार्ट किया। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए आज लेक्चर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को पढ़ने से पहले हमको इसकी बेसिक डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स को समझना होगा, जो कि इकोसिस्टम क्या है, इकोटोन क्या है, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एनवायरनमेंट, अब एक आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन से समझाऊंगा। देखिए, इको एनवायरनमेंट में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, इकोलॉजी पढ़ना है। तो इकोलॉजी को समझने से पहले हमको समझना होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर समझ लीजिए सबसे टॉप क्लास की यूनिट हो गई, जो एनवायरनमेंट में जो ओवरऑल पढ़ना। एनवायरनमेंट तो एक छोटी यूनिट है। अब बायोस्फीयर 3 स्फीयर से मिलके बना होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। जैसा कि पता है, लिथोस्फीयर अर्थ क्रस्ट, हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज, और एटमॉस्फेयर गैसियस स्फीयर जो है आपका। तो फ्रेंड, अगर हमें बायोस्फीयर की स्टडी करनी हो तो इसके साइज की वजह से वह पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतना बड़ा साइज, इतनी बड़ी अर्थ है, तो कैसे स्टडी करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं। जब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो इसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। बायोस्फीयर बड़ी यूनिट, उसको जब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा तो इकोसिस्टम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह के आपके बायोस्फीयर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो कि सिमिलर वे में परफॉर्म करती है। मतलब जैसे बायोस्फीयर परफॉर्म करता है, वो लार्जर यूनिट है, उसकी जो स्मॉलर यूनिट देखे जाए, छोटी छोटी यूनिट, वो एनवायरनमेंट है, जो कि मतलब सिमिलर वे में परफॉर्म कर रही है बायोस्फीयर की। तो अगर जब हम इसकी छोटी छोटी यूनिट्स को पढ़ते हैं तो इसको समझना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, पूरे बायोस्फीयर में, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वह किस तरह से अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, और जो नॉन लिविंग जिन्हें हम लोग मानते हैं, देखिए प्लांट्स को भी लिविंग ही माना जाता है, लेकिन जैसे सॉइल है, एयर है, मतलब जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स है, लाइट है, टेम्परेचर है, तो इन सब के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं लिविंग बीइंग फिजिकल एनवायरनमेंट से, तो ये समझने लायक बात है। और बता दें आपको, जो आपका इकोसिस्टम है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कैसे वेरियस ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट आपको अगर ये स्टडी करना हो कि इंटरेक्शन होती कैसे है फ्रेंड्स, समझ आए बात को, इंटरेक्शन होती कैसे है, किस पे पॉजिटिव असर होता है, किस पे निगेटिव असर होता है, या कोई असर होता भी है या नहीं होता है, तो इस चीज़ को या इस स्टडी को हम कह देते हैं इकोलॉजी। जो इंटरेक्शन से कोई असर होता है ना जी,
वो इकोलॉजी कहता है। मतलब इकोलॉजी वह स्टडी है जहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन को देखते हैं और ऑर्गेनिज्म की फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, दोनों के साथ। मतलब किस तरह से वह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं या निगेटिवली इंटरेक्ट करते हैं। भाई फिजिकल एटमॉस्फेयर का कुछ निगेटिव भी इफेक्ट होगा, कुछ पॉजिटिव भी इफेक्ट होगा लिविंग बीइंग पे। तो अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि जो इकोलॉजी है वो बेसिकली, अब देखिए अब इकोलॉजी को तो बाद में, अब हमने आपको एनवायरनमेंट बता दिया, बायोस्फीयर बता दिया मोटा मोटा, इकोलॉजी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। अब आप एक मोटा मोटी कहानी समझ गए। तो अब देखिए एनवायरनमेंट क्या होता है फ्रेंड्स। एनवायरनमेंट फ्रेंड जो है वो सम टोटल होता है, एक जोड़ होता है। किसका? बायोटिक लिविंग बींग्स और एबायोटिक नॉन लिविंग बींग्स। इन दोनों, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, लिविंग बीइंग नॉन लिविंग, ये सारे फैक्टर्स, सब्सटेंसेस, कंडीशंस जो सराउंड करती हैं और पोटेंशियली इन्फ्लुएंस करती हैं ऑर्गेनिज्म को, बिना उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हुए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, उसका पार्ट, उसका हिस्सा नहीं बनती हैं, उससे अलग रह के उसके साथ इंटरेक्शन कैसे होती है। जैसे कि प्लांट्स, सॉइल अलग है, प्लांट अलग है, टेम्परेचर, सनलाइट अलग है, प्लांट अलग है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, प्लांट से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका एनवायरनमेंट, हम जहाँ रह रहे हैं। देखिए हमने फ़ोटो दिखाई, ये पेड़ पौधे हैं, ये नीचे मिट्टी है, ये घास है, ये वो है, फिर सनलाइट आ रही, ये सारा कुल मिला के एनवायरनमेंट है, बायोटिक एबायोटिक। इकोलॉजी फ्रेंड क्या होता है? ये वो सब्जेक्ट है हमने जैसा कि आपको बताया था कि जो एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, याद कीजिए अभी बताया था, उनका इंटरेक्शन किस प्रकार होता है। समझ गए? किसके बीच में इंटरेक्शन फ्रेंड? ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में, एमंग और ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब एबायोटिक के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं कि समझ गए, इंटरेक्शन को ही इकोलॉजी बोलते हैं और कुछ नहीं। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट या एबायोटिक एनवायरनमेंट। अब इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था फिर? अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस किसी भी इनफैक्ट यूपीएससी तक में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वन दरोगा हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ईपीएफओ एवरी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम का नाम लेना कोई समझदारी नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, थोड़ी सी हिंट काफ़ी होती है। दो ग्रीक वर्ड हैं, इकोस जिसका मतलब होता है हाउस, लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी, पढ़ना। तो हाउस की स्टडी, जहाँ लिविंग बीइंग रहते हैं उसकी स्टडी, उसी को इकोलॉजी बोलते हैं। फ्रेंड ये हमने बायोस्फीयर दिखाया है, किस तरह से पूरे एनवायरनमेंट के साथ लिविंग बीइंग का इंटरेक्शन है। बायोस्फीयर क्या होता है? हमने जैसा कि बताया था कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट वो होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करें, जैसे कि अर्थ पे जितने भी हैं लाइफ को सपोर्ट करने वाले, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये सब लाइफ को सपोर्ट करते हैं, बिना इनके लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसमें जैसे लिथोस्फीयर, भाई ज़मीन, अर्थ होनी चाहिए जहाँ एयर, फ्रेश एयर होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी तो रह पाएगा। वाटर होनी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर होनी चाहिए। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है लाइफ सपोर्टिंग का, वही बायोलॉजी, यही कंपोनेंट मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर को। फ्रेंड इकोसिस्टम, जैसा कि आपको पहले बताया था, जो बायोस्फीयर है ना, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट छोटे स्तर पे, मतलब स्मॉल लेवल पे, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल बिटवीन देम, एक दूसरे के साथ सनलाइट ली, फोटोसिंथेसिस किया, समझ रहे हैं, मटेरियल एमंग देम आपस में एक्सचेंज चल रहा है। ये देखिए, ये इकोसिस्टम है आपका। हैबिटेट क्या होता है फ्रेंड?
जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है, घर, हैबिटेट, इसमें क्या समझाना। हैबिटेट रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सक्सेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस जहाँ पे रह सके इजीली स्पीशीज़, कोई सूटेबल हो उसकी सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए, उसको हैबिटेट कहता ही नहीं बोला जाएगा जो जहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अब मान लीजिए किसी की रहने की इक्वेटोरियल रीजन में आदत है और उसको ले जाके आप साइबेरियन प्लेन में छोड़ देंगे, आप साइबेरिया में, तो वो हैबिटेट नहीं हुआ उसका ना। तो ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरमेंटल एनवायरमेंट्स, सारे हैबिटेट, चाहे देखिए फॉरेस्ट हैबिटेट हो या ग्रासलैंड हैबिटेट हो या टुंड्रा हो, टाइगा हो, ये सारे रीजन अपने आप में हैबिटेट हैं। ये जितने भी हैबिटेट होते हैं ये सारे एनवायरनमेंट होते हैं, लेकिन सारा एनवायरनमेंट हैबिटेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट तो हर जगह है, पर्यावरण हर जगह है, लेकिन हर जगह रहने लायक नहीं है ना, हर जगह। अब जैसे आप यहाँ रहते हो, जंगल में जाके रह लोगे आप? तो कहने का मतलब है यही डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड, ये मैं जैसा कि आदत है इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। ये इकोलॉजिकल निशे क्या होता है फ्रेंड? निशे क्या होता है इसको ऐसे समझिए, ग्रेनिल साहब थे, इन्होंने 1917 में फर्स्ट टाइम पहली बार इस टर्म को कॉइन किया माइक्रो हैबिटेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअली इकोलॉजिकल निशे जो है कोई एक स्पीशीज़ है और वो कौन सा स्पेस इकोसिस्टम में ऑक्यूपाई करती और उसका फंक्शनल रोल क्या है। जैसे एक पेड़ है, ये मैंने फिगर में दिखाया, छोटा फिगर है फ्रेंड, स्पेस कम था, बस हिंट देना मकसद था इसलिए फिगर लगाया गया। बाकी मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ तो ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है कि फिगर नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बस कलर से समझिए कि ऊपर स्काई ब्लू है, फिर थोड़ा सा दूसरा कलर आ गया, फिर ग्रीन आ गया, फिर ये आ गया। तो ये 4-5 कलर में दिखाया गया कि कुछ एनिमल उस टॉप पे रहते हैं, कुछ बीच में रहते हैं, कुछ उसके नीचे रहते हैं, कोई सबसे नीचे रहते हैं। तो हर एक का फिज़िकल स्पेस है, कोई दूसरे के स्पेस में नहीं जाएगा, मतलब हर एक स्पीशीज़ का अलग फिज़िकल स्पेस है, कोई दो स्पीशीज़ का एक फिज़िकल स्पेस नहीं हो सकता। जैसे ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज़ है, हमारा एक फिज़िकल स्पेस है, हमारे फिज़िकल स्पेस में एनिमल्स नहीं आते, हम एनिमल्स के फिज़िकल स्पेस में नहीं जाते। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से, और सबका अपना कम्युनिटी में एक फंक्शनल रोल है फ्रेंड। कम्युनिटी एक्सप्लेन किया कि नहीं आपको? आई थिंक कम्युनिटी अभी आगे आएगा, ठीक है, एक मिनट। कम्युनिटी मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था पहले, नहीं आया, चलिए आगे आएगा कम्युनिटी। तो ठीक है फ्रेंड, सबका स्पेस है, जैसे ट्रॉफिक पोजीशन हो गई एंड एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर। फंक्शनल रोल क्या क्या होता है? ट्रॉफिक पोजीशन इसकी कौन सी है, टॉप पे है, बॉटम पे है, मिड में है, मॉइस्चर कितना लेना है इसको, पीएच क्या है, सॉइल एट्सेट्रा। हर तरह की कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस के हिसाब से हर स्पीशीज़ का कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है, और कोई दो स्पीशीज़ की आइडेंटिकल निशे नहीं हो सकती। सबका अपना अपना एक फिजिकल स्पेस है, सबका अपना अपना एक फंक्शनल रोल है, जैसा कि हर का होता है। एज इफेक्ट फ्रेंड क्या होता है? इसको इतना लंबा क्या पढ़ें, आपको ऐसे बता दें। एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, एक भाई साहब आपका ये है इकोसिस्टम, क्या नाम है, फॉरेस्ट है। अब किसी एक जगह पे ग्रासलैंड ख़त्म होगा, फिर जब फॉरेस्ट स्टार्ट होगा तो कुछ दूर के बाद फॉरेस्ट स्टार्ट होगा, तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस ऐसा होगा जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रासलैंड ख़त्म हो रहा होगा, फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो जो है बड़ा रिच होता है। वहाँ पे क्या होता है, ऐसी स्पीशीज मिल जाती हैं जो ग्रासलैंड में भी नहीं मिल रही, जो फॉरेस्ट में भी नहीं मिल रही, और वो एज होता है, एक तरह से किनारा होता है, ग्रासलैंड का भी फॉरेस्ट का भी समझ लीजिए। तो वहाँ पे जो स्पीशीज़, यूनिक स्पीशीज़ या ज़्यादा स्पीशीज़ मिल जाती हैं जो नॉर्मल रीजन के कंपैरिजन में, नॉर्मल बायोम के कंपैरिजन में, तो वो आपका जो है एज इफेक्ट कहलाता है। उसे रीजन ऑफ इकोटोन भी बोलते हैं कि एक रीजन ख़त्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये दिखाया मैंने। जैसे
इकैड क्या होता है, इसको हिंदी में मैंने लिख दिया पारिस्थितिक। फ्रेंड इकैड जो है कुछ भी नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि जो सेम इकैड जो एक प्लांट स्पीशीज प्लांट हेलो, हाँ फ्रेंड, इकैड मैं बता रहा था जैसा कि इकैड जो है फ्रेंड वो चीज़ उस तरह की स्पीशीज़ जो होती हैं, जैसे कि इवोल्यूशन हुआ तो मतलब एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में चलेगा। मतलब कहने का ये है कि सेम जेनेटिक है, जीन सेम है, लेकिन अब जैसे कोई वही जीन की स्पीशीज़ इंडिया में रह रहे हैं, वही जीन के स्पीशीज़ अमेरिका में रह रहे हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं, यहाँ की क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं, लेकिन जेनेटिकली दोनों सेम हैं। तो अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डिफ़र करते हैं, जैसे कि तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की वजह से जैसे उनका साइज, शेप, नंबर ऑफ लीव, ये चीज़ों में डिफरेंस रहेगा, लेकिन जेनेटिक स्टेट दोनों का सेम है। अच्छा, इस तरह के जो वेरिएशंस होते हैं ये क्लाइमेट और ये एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होते हैं। जीन सेम है लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है, इसलिए उनमें डिफरेंसेस हैं उन स्पीशीज़ में। ये रिवर्सिबल भी होते हैं, जब सेम उसी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन मिली तो फिर से उसी में आ गए जो ओरिजिनल थे, और जैसे ही हैबिटेट चेंज हुआ तो सेम उसी में आ गए। ठीक है। इको टाइप क्या होते हैं फ्रेंड? इको टाइप ये भी पारिस्थितिकीय होते हैं। ये इंडिविजुअल्स हैं, जो स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स हैं, उनकी पॉपुलेशन बेस्ट एडाप्टेड फिनोटाइप होते हैं। फिनोटाइप जानते हैं? फिजिकल ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंसेस, समझ गए? जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी ऑर्गेनिज्म की, अपीयरेंस में, डेवलपमेंट में, बिहेवियर में एक जैसे दिखना। फिनोटाइप कैसे डेवलप होते हैं, इस तरह का कैसे डेवलपमेंट होता है फिनोटाइप का? वो जीनोटाइप, जो जीन्स होते हैं, प्लस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, किसी एनवायरमेंट के, जब ये नए एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं तो इकोटाइप मतलब इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये इतने लंबे समय तक, 1000 करोड़ साल में ये चेंजेस आए होते हैं, इसलिए ये वेरिएशंस परमानेंट हो जाते हैं। फिर वो उस पोजीशन में जाना पॉसिबल नहीं होता जो 1000 करोड़ साल पहले था। परमानेंट हो जाते हैं, इरिवर्सिबल हो जाते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुके होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिना देर किए। देखिए डी डीप इकोलॉजी क्या होता है फ्रेंड? ये कुछ नहीं होता फ्रेंड। मैं हर चीज़ को कुछ नहीं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो एक ही शब्द होता है और उसी में सब कुछ होता है। वो आपको एसेंस पता चल गया तो ज़्यादा ये बड़े भारी भरकम वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली डीप इकोलॉजी ये होता है कि जैसे कि अब देखिए, राइट और रॉन्ग में मैंने बताया। राइट में इसमें क्या दिखाया गया, पिक्चर से समझेंगे तो ये डेफिनेशन ऐसे ही लिख देंगे आप। रॉन्ग ये है कि एक धारणा, नोशन चला आ रहा है, कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम है कि ह्यूमन सबसे ऊपर है और बाकी सब उसके नीचे हैं। मतलब उसके बेनिफिट्स के लिए, ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए सब कुछ है, रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, सब कुछ ये ऐसा कुछ। लेकिन ये शैलो इकोलॉजी कहलाती है, कि ये शैलो है। डीप इकोलॉजी देखा जाए तो हर एक, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हो, चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ हो, हर किसी की एक इनहेरेंट वर्थ होती है फ्रेंड। एक एनवायरमेंटल फिलॉसफी है जो प्रमोट करती है इनहेरेंट वर्थ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सारे लिविंग बीइंग की एक, जैसे एक है, जैसे एक डिबेट नहीं चलती है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन टाइप की,
कि नहीं, हर किसी का अपना एक लाइफ है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक इकोलॉजी में उसके कंट्रीब्यूशन है। तो कोई किसी पे सुप्रीमेसी में नहीं है, सब बराबर के लेवल पे है देखा जाए तो। ये चीज़ डीप इकोलॉजी कहती है कि उसका एक इनहेरेंट वर्थ होता है, इररिस्पेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल यूटिलिटी टू ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को पूरा कर पा रहा नहीं कर पा रहा इससे नहीं देखेंगे, इकोलॉजी में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, बस यही है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं देखना। जैसे कहा गया कि ट्री प्लांटिंग और मैन मेड फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ डीप इकोलॉजी। भाई हमें पेड़ इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है इकोलॉजी में, हमको वो वर्थ दें या ना दें उससे मतलब नहीं है। तो वो भी एक डीप इकोलॉजी का, मैन मेड फॉरेस्ट इसलिए बनाए जाने चाहिए क्योंकि उनका इक्वली उतना इम्पोर्टेंस है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे ह्यूमन के प्रति वर्थ है कि नहीं है उस चीज़ को नहीं देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट फ्रेंड क्या होता है। देखिए, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर इकोलॉजिकल निशे होते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में। मतलब समझे, मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है ना, वो नॉर्थ अमेरिका का जो जंगली भैंसा बाइसन है उसके इकोलॉजिकली उसके इक्विवेलेंट है, इकोलॉजिकली उसके बराबर है। ये कैसे मैं कह पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों का नीश सेम है। जो नीश में ये रह रहा है ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, वही नीश में नॉर्थ अमेरिका का बाइसन रह रहा है। उसी तरह जैसे इंडिया का टाइगर है और अमेरिका का वुल्फ है, भेड़िया, ये दोनों टॉप प्रेडेटर्स हैं। अगर ये दोनों ना हो तो इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा उस एरिया का, उस बायोम का, उस जगह का, उस रीजन का। तो इनका जो इकोलॉजिकल निषेध, वुल्फ जो काम कर रहा है अमेरिका में, वही काम इंडिया में टाइगर कर रहा है इंडियन फॉरेस्ट में। तो इसलिए इकोलॉजिकल नीशे दोनों टॉप प्रेडेटर है। इसी तरह हर एक स्पीशीज का आपको इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों फ्रॉग दिखाए गए हैं, एक अमेरिका का है, एक कहीं और का है। तो ये दोनों सेम रोल प्ले कर रहे हैं, वही दिखाया गया, और दोनों हैं रीजन्स अपार्ट, बहुत दूर दूर हैं। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये इसका नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, वो पिक्चर ऊपर लगा दी, अभी मैंने कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट ये टर्म यूज़ किया गया है जो इवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं। नहीं वो सही है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट सही है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट नीचे है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स अ डाइवर्जेंस इन कैरेक्टर। जैसे कि अब आप ये देख पा रहे हैं, ये जो बर्ड्स हैं, इसकी बीक देखिए, इसकी बीक देखिए, इसकी बीक देखिए, इसकी बीक देखिए, सब में फ़र्क है, सबके सीड इनटेक में फ़र्क है, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, बिहेवियर, फिजियोलॉजी, सब में डिफरेंस मिलेगा। जैसा कि गैलापागोस फिंचेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट ये इवोल्यूशनरी चेंज होता है जो दो सिमिलर सेम एनवायरनमेंट के दो सिमिलर स्पीशीज़ के बीच में होता है। और ये होता किस वजह से, नेचुरल सिलेक्शन होता है जिससे डाइवर्जेंस होता है इन द कैरेक्टर। अब वही कहने का मतलब, वही स्पीशीज़ जो इक्वेटोरियल रीजन में रह रहा है, वही स्पीशीज़ आपका पोलर रीजन में रह रहा है, तो दोनों में उसी तरह का नेचुरल डेवलपमेंट हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वहाँ पे वैसे सीड है, वहाँ पे वैसी ज़रूरत है, तो उस तरह की बीक डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पे ऐसी बीक मतलब इनके लिए कन्वीनियंट है खाना पीना रहना, तो उसी हिसाब से बॉडी का स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो गया। बस यही कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। जेनेटिकली ये भी सेम है, क्योंकि बस यही डेवलपमेंट है
अब देखिए, अब हम लोग कुछ समझना चाहेंगे इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड, ये बहुत इजी चीज़ है इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आप ये समझ के रखिए, सबसे पहले एक इंडिविजुअल होता है, एक इंसान होता है, एक जानवर होता है, एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, एक इंसेक्ट होता है, हर चीज़ एक होती है। जब वो एक स्पीशीज़ है, अपने आप में एक प्रजाति है, जब उसके कई लोग इकट्ठा हो गए तो भाई वो पॉपुलेशन बन गई। सेम स्पीशीज की गिवन एरिया में जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है वही पॉपुलेशन कहलाता है। स्पीशीज क्या होते हैं? यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर टाइम एंड स्पेस। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देना चाहें, पॉपुलेशन जो है वो हमेशा सेम स्पीशीज की होती है फ्रेंड, अलग अलग स्पीशीज की कभी पॉपुलेशन नहीं होती है। जैसे कि जिनके ऑफ स्प्रिंग सेम होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए। जैसे कि एक हॉर्स और डोंकी के बीच में क्रॉस हो गया तो म्यूल पैदा हुआ, जो कि वो इनफर्टाइल है, वो आगे बर्थ नहीं दे सकता, आगे फर्टिलिटी नहीं रह गई, तो वो स्पीशीज नहीं कहलाएगा। हॉर्स टू हॉर्स मतलब सेम सेम। ठीक है फ्रेंड, टाइगर और लॉयन के बीच में क्रॉस हो गया तो वो इनफर्टाइल है, तो वो स्पीशीज नहीं कहलाएंगे। टाइगर एक अलग स्पीशीज है, लॉयन एक अलग स्पीशीज है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब आगे चलते हैं, बिना देर किए बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी ये समझ लीजिए कि अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। जब किसी एक एरिया में बहुत ढेर सारे स्पीशीज इकट्ठा हो जाते हैं, देखिए पहले इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, फिर उसके बाद कम्युनिटी तीसरे नंबर पे। देखिए ये हमने फिगर में भी बताया, इसको देखिएगा, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी। जब पॉपुलेशन जब अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज, एक ह्यूमन बीइंग भी आ गया, एक ये एनिमल भी आ गया, एक वो भी आ गया, एक प्लांट स्पीशीज भी हो गई, तो जो अलग अलग स्पीशीज हैं उनकी पॉपुलेशन एक गिवन एरिया में जब इकट्ठी हो जाती है तो वो कम्युनिटी कहलाता है। जैसे कि सारे प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड, अब इसी का बड़ा रूप जब देखेंगे तो हाँ देखिए, अब इसने इकोसिस्टम मिस किया है। इकोसिस्टम जैसा कि मैं अब कम्युनिटी का एक एग्जांपल आपको देना चाहें, जैसे सुंदरबन एरिया आप ले लीजिए। तो सुंदरबन एरिया आपका क्या है? वहाँ पे आपको वो भी मिल रहे हैं, टाइगर भी मिल रहा है, प्लांट स्पीशीज भी हैं, सुंदरबन ट्रीज भी हैं, वाटर बॉडीज़ भी हैं, बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, सब कुछ वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिल रहे हैं, तो वो अपने आप में एक कम्युनिटी है। ठीक है फ्रेंड, इकोसिस्टम आपको जैसा कि बताया है, सारे बायोटिक और वो एबायोटिक को मिला के आपका एक इकोसिस्टम बन जाता है। उनका एक साथ रहना और इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन से पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या कोई असर होगा भी कि नहीं होगा, वो जो इंटरेक्शन है वो इकोलॉजी है। एक साथ रहना वो एनवायरनमेंट है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बायोम, सेवरल कम्युनिटीज किसी भी एरिया में मेड ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट, एनिमल एटसेट्रा शेयरिंग अ कॉमन क्लाइमेट। बायोम में कुछ नहीं होता फ्रेंड, अगर सेम एक क्लाइमेट के अंडर में, देखिए जो कम्युनिटी है ना उसका बड़ा रूप, कम्युनिटी क्या है? सुंदरबन है। सुंदरबन का जो क्लाइमेट है, क्या वो सुंदरबन तक सीमित है? नहीं, और बड़े बंगाली क्षेत्र में सीमित है। लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि उतनी स्पीशीज और उतनी वो ना मिले, उतनी डाइवर्सिटी। थोड़ी दूर पे पहुँचे फिर ह्यूमन बीइंग है, लेकिन वो रेप्टाइल्स नहीं है, वो क्या बोलते हैं कि उस तरह के पेड़ नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि बायोम वो हो गया आपका जो वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है किसी एरिया में और सेम कॉमन क्लाइमेट को शेयर करते हैं, तो वो बायोम हो गया बड़े स्तर पे। ठीक है, और बायोम से जब ऊपर जाते हैं जैसे कि टुंड्रा बायोम, फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे बायोम हैं। बायोस्फीयर फ्रेंड क्या कहते हैं, सारे बायोम वर्ल्ड के एक साथ मिला के दे दो, वो सब के सब बायोस्फीयर बन जाते हैं। फ्रेंड मैं इतना इजी तरह से समझा रहा हूँ, जिसने ज़िंदगी में पहली बार एनवायरनमेंट पढ़ा होगा उसको भी समझ में आएगा। और प्लीज़ वो लोग इरिटेट ना हो जिनको पहले से आता है, आपका बहुत बढ़िया रिवीजन हो रहा है, ये कतई मत सोचिए। ये पहला चैप्टर, पहली यूनिट है, ये बहुत आराम से समझना। आगे तो आप हवा में भागोगे, बहुत तेज़ तेज़ समझोगे। अगर पहली यूनिट बेसिक कंसेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आगे कुछ नहीं होता, सब इसी पे फाउंडेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है फ्रेंड, अदर कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। आइए, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम हर जगह जानते हो, एक शेयर होता है डिवाइडेड। ये कहने का मतलब जो प्लांट स्पीशीज हैं, देखो पर बायोलॉजिकल टाइप पे उसमें जितने भी नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज हैं रिलेटिवली, वो आपका बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे कि एरोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स, फेनेरोफाइट्स, ये सब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अकर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आप ये कहेंगे एरोफाइट्स, एरोफाइट्स फ्रेंड वो होता है जो हवा में, हवा वाले। हाइग्रो वेट प्लांट्स की बात कर लेते हैं। फेनेरोफाइट्स उसी तरह से आ जाते हैं। तो ये सारे, बस आपको इतना जानना है कि ये सारे के सारे आपके बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, मतलब तो रिलेटिव नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज पर बायोलॉजिकल टाइप में। ठीक है फ्रेंड, ये दिया हुआ है पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है एक, उसमें हर तरह की स्पीशीज है। एक स्पीशीज के कितने नंबर के लोग, अब जैसे कहते नहीं है कि, जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास 10 का नोट है, 20 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का नोट है, 500 का नोट है, लेकिन अलग अलग नंबर में है। 500 के आपके पास 5 ही नोट, टोटल आपके पास सारे नोट मिला के 50 हैं, लेकिन 500 के 5 ही हैं। तो 500 एक स्पीशीज़ हो गई, 10 की एक स्पीशीज़ हो गई, 50 की एक स्पीशीज़ हो गई। तो जो वो 5 हैं 500 के, उसको हमने डिवाइड किया 50 से, तो हमें पता चल गया ना कि कितना परसेंट वो 500 वाला है। बस वही बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है, इससे आसान और क्या समझाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है फ्रेंड? ये लिंडमैन साहब थे, उन्होंने ये कहा कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी समझ लीजिए हमेशा एक जैसी, उन्होंने तो एक जैसे। अब एनसीईआरटी क्या होता है ना कि एनसीईआरटी में एक लिखा है, लेकिन ये रूल सैक्रोसैंक्ट नहीं है फ्रेंड कि मतलब इतना ही होगा। लिंडमैन साहब ने ये कहा कि हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बाकी सब वेस्ट हो जाती है, इधर उधर खपत हो जाती है उनकी। 10% ही, ये लिंडमैन साहब ने कहा है, और 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। फ्रेंड ये सैक्रोसेंट नहीं है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए हमें सबको यही पढ़ना है। लेकिन कहीं पे 2% होता है, कहीं 5% होता है, कहीं 8% होता है, कहीं 25% होता है, कहीं 20% होता है, कहीं 35% भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर केस में 10% पे आया गया, इसीलिए एनसीईआरटीज़ में लिखा गया है, तो हम यही मानेंगे 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं फ्रेंड, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए की स्टोन स्पीशीज़ क्या होते हैं फ्रेंड? कुछ नहीं होते हैं ये समझ लीजिए, ये फिगर में बताया है कि स्टोन स्पीशीज़ है वो एक बैलेंस बना के रखता है इकोसिस्टम में। एक्चुअली क्या होता है, ये एसेंशियल रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर में, फंक्शनिंग में और प्रोडक्टिविटी में, किसी भी हैबिटेट या इकोसिस्टम के। ठीक है फ्रेंड, अगर ये डिसअपीयर हो जाए
तो समझ लीजिए कि सब कुछ डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा इकोसिस्टम पे इफेक्ट, और फिर समझ लीजिए सब हौच पौच हो जाएगा। जैसे एक शार्क है, ठीक है फ्रेंड, वो दूसरे छोटी फिश को खाती है, उससे छोटी वाली फिश उससे छोटी फिश को खाती है, तो उससे क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है। अगर शार्क खत्म तो वो बढ़ती चली जाएंगी उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, तो उनके लिए नीचे इतनी फिश तो है नहीं, तो उनके लिए खाना कहाँ से आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो उस बैलेंस को बनाने का बहुत बड़ा रोल कीस्टोन स्पीशीज करते हैं। उसी तरह टाइगर, कोई भी प्रेडेटर होता है, प्रेडेटर उसको जनरली बोलते हैं जो हंट करके शिकार करके खाता है, तो वो हमेशा कीस्टोन ज़्यादातर केस में रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर वही रहता है, वो क्या करता है, वो हंट करता है। जैसे टाइगर की स्टोन स्पीड, टाइगर हंट करता है डियर को, अगर नहीं करेगा तो डियर बढ़ते चले जाएंगे। फिर डियर ग्रास खाते हैं, सारी घास ही खत्म हो जाएगी, पता चला घास ही नहीं है और डियर घूम रहे हैं इधर उधर। तो डियर को उनकी पॉपुलेशन को बैलेंस बनाए रखता है टाइगर, ठीक है फ्रेंड। अब आगे आ गया इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज समझ लीजिए एक तरह से ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, जैसे कि लाइकेन है, ठीक है फ्रेंड, टोड है, फ्रॉग है, ये सब बायो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। कहीं पे भी पॉपुलेशन, नाइट्रोजन का पॉपुलेशन है, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो लाइकेन वहाँ पे नहीं मिलेगा। लाइकेन ज़्यादातर अगर समझ लीजिए कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा है, लाइकेन नहीं होगा, लाइकेन की एब्सेंस हो जाएगी, ये इंडिकेटर है कि मतलब वहाँ पे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है नाइट्रोजन। उसके बाद उसी तरह से आप ये समझ लीजिए फ्रॉग है, टोड है, ये क्या है, कहीं पे ये हमेशा फ्रेश वाटर में रहते हैं। अगर कोई पानी बहुत ज़्यादा गंदा है तो समझ लीजिए वहाँ पे मेढक नहीं मिल, पहले मेढक मिलते थे सपोज कीजिए, अब वहाँ मेढक नहीं दिखाई देते। इसका मतलब क्या हुआ, अब पानी की क्वालिटी गिर गई, पानी में पॉल्यूशन ज़्यादा आ गया, तभी तो मेढक अब नहीं है, क्योंकि उनकी फ्रेश वाटर में रहने की आदत है, और फ्रेश वाटर अब रहा नहीं, पॉल्यूटेड वाटर हो गया, तो इसलिए वो इंडिकेटर स्पीशीज इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। फ्लोरा और वेजिटेशन में क्या डिफरेंस होता है, अरे कुछ नहीं होता। वेजिटेशन समझ लीजिए पूरे अर्थ पे जितने प्लांट वगैरह हैं वो सारे वेजिटेशन में आएंगे, और फ्लोरा एक रीजन में, एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गया, वो आपका फ्लोरा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, ये देखना है कि जो मेजर बायोटिक फैक्टर्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट पे किस तरह से प्रभाव डालते हैं। मेजर एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट शेप्स इन एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, जैसे कि नॉन लिविंग में क्या क्या हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखा जाए तो टेम्परेचर हो जाता है, लाइट हो जाता है, वाटर हो जाता है, इनसे भी तो एनवायरनमेंट हमारा इफेक्ट होता है। जहाँ पे टेम्परेचर अलग होगा, जहाँ पे कम टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे लाइट ज़्यादा आती होगी, कहीं पे कम आती होगी, कहीं पे वाटर ज़्यादा होगा, कम होगा, तभी तो डेजर्ट, कहीं पे अंटार्कटिका जैसे प्लेसेस का डिफरेंस है, इक्वेटर और पोलर रीजन का डिफरेंस है, समझ गए, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हमारे एनवायरनमेंट को टेम्परेचर किस तरह से इम्पैक्ट करता है। ये मेटाबॉलिक रेट और एक्टिविटी या फिजिकल फंक्शन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल, एंडोथर्मल, एक्टोथर्मल, 4 टर्म आ गए। यूरीथर्मल वो हो गए, वो वाले ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। स्टेनोथर्मल, एस से स्टेनो, एस से स्मॉल याद रखिएगा, जो स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं वो ऑर्गेनिज्म स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। फ्रेंड, इसमें अगर जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये टर्मिनोलॉजीज आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंग्लिश में समझा तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले एकदम ना घबराएं। इन टर्म को आप जब पढ़ते हैं हिंदी में अपनी किताबों में, तो उसके बाद जब आप मेरा वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म का ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखा रहता है, आपको खट से समझ में आ जाएगा,
ठीक है। एंडोथर्म वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एक्टोथर्मल कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एक्टो कोल्ड, एंडो एंडो हमेशा याद रखना हीट से रिलेटेड आता है, तो इसलिए वार्म ब्लडेड। टेम्परेचर क्या क्या इम्पैक्ट करता है? ग्रोथ इम्पैक्ट कर देता है, रिप्रोडक्शन, सेक्स रेशियो, कलर, बिहेवियर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें टेम्परेचर इम्पैक्ट करती है। वाटर किस तरह से इम्पैक्ट करता है? हाइड्रोफाइट्स का नाम सुना है? हाइड्रो पानी वाला एक्वेटिक प्लांट। मेसोफाइट ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ना ज़्यादा सूखे रीजन में ना ही बहुत ही गीले रीजन में रहते हैं। जीरोफाइट ये तो हमेशा ड्राई एरिया में रहते हैं, डेजर्ट में आपने सुना होगा। डेवलप करते हैं मॉडिफिकेशन टू इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस कर देते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन फ्रेंड जानते हैं क्या होते हैं? जो एक प्रोसेस होता है वाटर के निकलने का, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए उसके बाद हेलोफाइट्स क्या होते हैं? ये सॉल्ट टॉलरेंट्स होते हैं। ये ग्रो हो जाते हैं उन सॉइल पे जहाँ पे सॉल्ट वगैरह, हाई सैलिनिटी वगैरह होती है, जैसे मैंग्रोव स्वैम्स हो गए, मार्शेस हो गए, सी शोर हो गए, सैलाइन सेमी डेजर्ट हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो टफ हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये इसका पिक्चर दिखाना ज़रूरी था वरना आपको समझ ही में नहीं आता कि न्यूमेटोफोर्स होते क्या हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं, इनके रूट्स बाहर हो जाते हैं और इनके थ्रू ऑक्सीजन का लेन देन होता है और फिर फ्लरिश करते हैं। लेटरल रूट्स दैट एक्सटेंड्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द रूट सबमर्ज्ड इन द वाटर। जो पानी के अंदर रूट्स डूबी हुई होती हैं उन तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने का काम ये लेटरल रूट्स करते हैं। यही नीमेटोफोर्स होते हैं। इसी तरह के पेड़ों को ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड होते हैं, एरियल रूट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, जहाँ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स इज इनएडिक्वेट। जहाँ पे ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पाती वहाँ पे ये एरियल रूट स्ट्रक्चर काम करता है अंदर तक पहुँचाने में। ठीक है, अब सैलिनिटी एनवायरनमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट करती है? यूरी हेलाइन, स्टेनो हेलाइन, फिर वही बात आ गई, यूरी वाला वाइड रेंज हो गया, स्टेनो वाला नैरो रेंज हो गया, या स्मॉल वह लीजिए, एस फॉर स्टेनो, एस फॉर स्मॉल। यहाँ पे हेलाइन है, हेलाइन मतलब सैलिनिटी, और वहाँ पे जो एक टेम्परेचर का आपको बताया पीछे। कैटाड्रोमस स्पीशीज जो होते हैं ये इनकी एक खासियत, एक कैटाड्रोमस होते हैं, एक एनाड्रोमस होते हैं। कैटा सी वाटर में पैदा होते हैं, कैटा सी एस कर लो, कंप्यूटर सेक्रेटरी बन जाओ तो सी एस कर लो। कैटाड्रोमस स्पीशीज ये समुद्र वाटर में पैदा होते हैं और ये ज़्यादातर जीवन अपना फ्रेश वाटर में फिर आके व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, और फिर जब इनको अंडे वंडे देने होते हैं, स्पैन करना होता है, तो फिर ये सी वाटर में, क्योंकि इन्हें लगता है वहीं पे सही से नेस्टिंग हो सकती है, वहीं हम पैदा हुए तो वहीं पे आगे नेस्टिंग हो सकती है। एनाड्रोमस क्या होते हैं? ये फ्रेश वाटर में पैदा होते हैं और लेकिन ये अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी सी वाटर में, देखो अपोजिट ही काम करते हैं लोग, सी वाटर में बिताते हैं, उसके बाद फ्रेश वाटर में अंडे देने चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका एनाड्रोमस। ठीक है फ्रेंड, तो कैटाड्रोमस सी एस कर लो, कंप्यूटर सेक्रेटरी सी वाटर में पैदा होते हैं, और फिर इतना पता है तो फिर उसका उल्टा कर दीजिएगा। एनाड्रोमस ए एफ आफ्टर एफ। तो एनाड्रोमस ए एफ फ्रेश वाटर। ठीक है, देखिए ए पहले आता है, एफ पहले आता है, सी बाद में आता है, एस बाद में आता है, ऐसे याद कर लीजिए। तो ए के साथ एफ आ गया, सी के साथ एस आ गया। ठीक है, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। अब देखिए सर्टेन एनिमल्स ऑफ द ड्राई एरियाज डू नॉट ड्रिंक वाटर एट ऑल। कुछ एरियाज में तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कभी पानी ही नहीं पीते हैं, जैसे कि कंगारू रूट हो गए। ड्राई एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ड्राई एरिया में रहते हैं और कोई भी पानी नहीं पीते। लाइट किस तरह से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है?
प्लांट्स के अगर रिलेशन में देखें जाए तो फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, ट्रांसपिरेशन वही बताया जो एक प्रोसेस होता है वाटर निकालने का। जर्मिनेशन, पिगमेंटेशन, कलर, जर्मिनेशन किस तरह से सीड्स का जर्मिनेशन होता है, मूवमेंट और फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का ये फ्रेंड एक पिक्चर बनाया है जहाँ पे जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उसी हिसाब से उनका डेवलपमेंट होता है। देखिए ये मुरझाए हुए, इसमें सूखी पत्तियाँ ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये लॉन्ग डे, लंबा दिन, यहाँ पे ज़्यादा धूप मिली। ये शॉर्ट डे, यहाँ पे कम धूप मिली, तो इसलिए पत्तियाँ, इसको सफिशिएंट धूप नहीं मिल पाई, इसको सफिशिएंट मिल गई। फोटोब्लास्टिक सीड्स कौन से होते हैं? वो सीड्स जो सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए। जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन, उनका जर्मिनेशन ही लाइट पे डिपेंड करता है तो वो फोटोब्लास्टिक हो जाते हैं। फोटो पड़ी, लाइट पड़ी, ब्लास्ट कर गए, इसलिए ज़्यादा लाइट ना पड़े, सेंसिटिव होते हैं, उनका जर्मिनेशन अफेक्ट करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, इसलिए बैलेंस होना चाहिए। कम होगा तो भी ब्लास्ट, ज़्यादा होगा तो भी ब्लास्ट। तो फोटो, और फोटो क्या, लाइट, तो भैया सेंसिटिव होते हैं। फोटो नेस्टी, ये क्या होते हैं? ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुलते हैं, बंद होते हैं। जब लाइट होती है तो ये खुल जाते हैं, और जब लाइट नहीं होती है तो ये डार्कनेस में बंद हो जाते हैं। नेस्टी, नटखट होते हैं। फोटो मतलब लाइट मिली तो खुल गए, लाइट नहीं मिली तो बंद हो गए, ठीक है। नेस्टी, नाइस्टी, ओहो नाइस्टी नेस्टी। देखिए टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, कब किस एग्ज़ाम में पूछ ले कोई। वैसे तो अभी तक ये चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, लेकिन जान लेने में क्या हर्ज है, जान लीजिए, उतना ही आसान होता है आगे के कंसेप्ट को समझना। फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस, जब अंधेरा होता है तो लीव्स बंद हो जाती है। ये तो कहते हैं नष्ट हो गया मेरा, तो मतलब सब बर्बाद हो गया, क्योंकि डार्कनेस आ गई और लीव्स बंद होने लगी। तो नस्ती, नष्ट हो गया। अस्त होता है सूरज, इनका नष्ट हो गया समझ लो। सूरज नष्ट, इनका फ्लावर भी नष्ट, लीव्स फोल्ड होना शुरू हो गई। अब फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ये क्या होता है फ्रेंड? फोटो मतलब लाइट, मॉर्फो मतलब चेंज, और जेनेसिस उत्पत्ति में चेंज आना। किससे? लाइट से। मतलब देखिए लाइट फ्रेंड, आपने हमेशा सुना होगा प्लांट के ग्रोथ को तो डिटरमाइन करता ही करता है इंसिडेंट लाइट, लेकिन उसके साथ साथ लाइट कुछ ऑर्गेनिजम्स के वेरियस टिश्यूज और ऑर्गन्स के में भी डिफ्रेंसिएशन इसी से फोटोमॉर्फोजेनेसिस से होता है। लाइट ज़्यादा तो डेवलपमेंट, लाइट कम तो कम डेवलपमेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का। इसीलिए कहा जाता है कि ज़रूरी होता है लाइट का डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं, इसको रिरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हेलियोफाइट्स कौन प्लांट्स होते हैं? जो प्लेंटी ऑफ सनलाइट्स के अंडर में रहते हैं। प्लांट्स अडेप्टेड टू लिव अंडर प्लेंटी ऑफ, बहुत ज़्यादा हेलियो मतलब सनलाइट से याद रखा करिए, वर्ल्ड को, टर्मिनोलॉजी को पकड़िए, और क्या, बस खेल ख़त्म है। बनियाइन ट्री ऐसे झुके होते हैं, सारी सनलाइट ले लेते हैं ऊपर से। ये इनको रूफ ऑफ ए फॉरेस्ट भी बोला जाता है, छत बोल दिया जाता है, क्योंकि इतने ढके हुए थे। आप देखिए इनको किस तरह से होते हैं, तो एक तरह से नीचे सब छाया ही दे देते हैं, ये ढक देते हैं, सारी सनलाइट खुद ही पे ले लेते हैं, नीचे वालों तक कुछ पहुंचने ही नहीं देते, इसलिए ये हेलियोफाइट्स होते हैं। प्लेंटी ऑफ सनलाइट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सनलाइट इनको चाहिए होती है। और उसके बाद फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा हाई ट्रीज जो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट में बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे। सियोफाइट्स, ये क्या होते हैं? लो लाइट कंडीशंस, हमेशा दूसरा वाला लो ही हो जाता है। हेलियोफाइट्स मतलब बहुत ज़्यादा सनलाइट, सियोफाइट्स
मतलब बहुत कम सनलाइट, लो कंडीशंस में अडॉप्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखे बनियान ट्री, उसके नीचे हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनकी ग्रोथ ही ज़्यादा नहीं हो पाती है। छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनकी ग्रोथ ही ज़्यादा नहीं हो पाती है। ठीक है फ्रेंड, वो जो है जैसे कि हब्स हो गए आपके, उनको अंडर स्टोरी ऑफ ए फॉरेस्ट भी बोलते हैं, फॉरेस्ट की अंडर स्टोरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब नीचे वाला फ्लोर समझ लो आप। अब देखिए लाइट के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को भी कैटेगराइज करते हैं। एनिमल्स भैया, एनिमल्स की जैसे डेली रिदम कैसी होती है, ब्रीडिंग कैसी होती है, पिगमेंटेशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये लाइट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। डायरनल होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, ऑरोरल होते हैं, वेस्पेरल होते हैं। तो जो दिन में जगे वो डायरनल, डे टाइम डी फॉर डे टाइम, डी फॉर डायरनल। नॉक्टर्नल एन फॉर नाइट टाइम, एन फॉर नॉक्टर्नल, रात में जो जागे। बैट को बोला जाता है ये रात्रिचर होता है, रात में जागता है, नॉक्टर्नल होता है। ऑरोरल मतलब ऑरोरा, थोड़ा सा डॉन सा समय बोलते नहीं है, तो वो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग या डॉन के टाइम ऑरोरल, ऑरोरल वाला इफेक्ट जो समझे, ट्वेलाइट का बहुत देर तक रहना, समझ गए। वेस्पेरल एक्टिव एट द टाइम ऑफ डस्क और सनसेट। 4 ही स्टेप होंगे, एक होगा दिन का, एक होगा रात का, एक एकदम सुबह का, एक एकदम शाम का। तो डायरनल, नॉक्टर्नल, ऑरोरल, वेस्पेरल, इस तरह भी ए के बाद वी आता है, पहले सुबह आती है फिर शाम आती है, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए एक्वेटिक हैबिटेट को किस तरह से लाइट इम्पैक्ट करती है। हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वाटर को वेरियस जोन में, लाइट जोन्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। अब देखिए एक्वेटिक हैबिटेट को लाइट किस तरह से इम्पैक्ट करती है हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए ये हमने फिगर में दिखाया है, इसी से देख लेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर जो लाइट पड़ती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, ये सी शोर्स पे, किनारे पे, जिसको हम लोग बोलते हैं वो लिटोरल जोन होता है, वो शैलो कोस्टल रीजन होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला रीजन होता है। ठीक है फ्रेंड, लेमेंटिक जोन की अब हम बात करें, जो वाटर बॉडी है उस पर जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वो लेमेंटिक जोन ही होता है। ओपन वाटर जोन होता है, डायरेक्ट होता है। वेयर वाटर इज़ वेरी डीप, जहाँ पानी बहुत गहरा होता है। अमाउंट ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन डिक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे जैसे आप गहराई में नीचे जाते जाएंगे लाइट और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता जाता है। अब प्रोफंडल और एफोटिक जोन की हम लोग बात करेंगे, तो ये डीप वाटर का जोन होता है, इसी के नीचे वाला जोन है ये देखिए, प्रोफंडल, लिमेंटिक ऊपर, प्रोफंडल नीचे, बेंथिक सबसे ऊपर, लिटोरल ये फोटिक जोन के नीचे होता है, अबव एंड बॉटम। और ये जो जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती उससे ऊपर वाला बस रीजन होता है, मतलब इस तक लाइट पहुँचती है, कम पहुँचती है लेकिन पहुँचती है। बेंथिक में तो पहुँचती ही नहीं, बेंथिक जोन ऐसा है, एक्सट्रीम बॉटम जोन होता है जहाँ लाइट पहुँचती ही नहीं है भाई साहब, जोन ऑफ एक्सट्रीम डार्कनेस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, एनिमल स्पीशीज भी फाउंड हेयर, क्रस्टेशियन, ऑर्थ्रोपोड्स। ठीक है फ्रेंड, अब ये इरेज कर देते हैं, आप इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड ये रहा हमारा सॉइल किस तरह से इम्पैक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को। एक्चुअली देखिए ये हमने ऐसे रफली आपको बताने की कोशिश की, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब ये आप देख लेंगे कि किस तरह से सॉइल की लेयर होती हैं। पहले ये जान लीजिए सॉइल को बोलते क्या है, इडेफिक फैक्टर भी बोलते हैं, मोस्ट इकोलॉजिकल फैक्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर होता है सॉइल, इसलिए इसे इडेफिक फैक्टर भी बोलते हैं। सॉइल डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइडेड होता है, ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, आर लेयर, इस तरह से लेयर में होता है। ये उल्टा छप गया है लेकिन इसी तरह से होता है। ठीक है फ्रेंड, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में हम आपको एक एक लेयर एक्सप्लेन करके बताएंगे इसके अंदर का, अभी आप बस इतना जान लीजिए। तो डिफरेंट लेयर्स में सॉइल बना होता है जिसको हॉरिजन्स बोलते हैं। सीरीज ऑफ हॉरिजन्स जो हैं, ये सारी हॉरिजन्स को जब मिला देते हैं तो वो सॉइल प्रोफाइल बन जाता है, बस सॉइल प्रोफाइल, बस इतना है।
किसी भी एरिया में जो वेजिटेशन है वो डिटरमाइन किया जाता है सॉइल कंपोजिशन, परकोलेशन, ग्रेन साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पीएच लेवल, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, इन सब चीज़ों से। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से एनिमल्स या प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं एबायोटिक फैक्टर को। अब अभी तक तो हमने ये देखा कि किस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो प्लांट और एनिमल्स और प्लांट्स जो लिविंग बीइंग है या कह दीजिए बायोटिक वो हैं कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरह से एबायोटिक कंपोनेंट्स फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, रेगुलेशन, माइग्रेशन, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब भैया एबायोटिक फैक्टर्स तो बदलने से रहे, तो ये कहते हैं जो एनिमल और प्लांट हैं बायोटिक फैक्टर्स, कहते हैं हम ही बदल लेंगे भैया। क्या बदल लेंगे? कहते हैं कि रेगुलेट कर लेंगे अपने आप को, होमोस्टेसिस कर लेंगे, होमोस्टेसिस कर लेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो एनिमल के जो ऑर्गन हैं वो कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। मतलब जैसा बाहर चेंज हो रहा उसी हिसाब से अंदर चेंज करते हैं अपने ऑर्गन को एनिमल। ये होमियोस्टेसिस कहलाता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर स्टेडी स्टेट। जैसे थे वैसे ही बने रहे। बाहर बदलाव हुआ मौसम में, कहें हम अपने बदन के अंदर का, बॉडी के अंदर का बदलाव कर ले रहे हैं। ये होमियोस्टेसिस, रेगुलेट करना, रेगुलेशन है, अपनी बॉडी को खुद रेगुलेट कर लेना, कितनी बड़ी बात है। और ऑस्मो रेगुलेशन, ये क्या करते हैं? ऑस्मो हमेशा याद रखिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम सुना है ना? क्या करता है? गंदा पानी एक तरफ फेंकना, फ्रेश आपको देना। तो ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मो सॉल्ट से लिंक्ड होता है एक्चुअली। तो मेंटेन करना सॉल्ट और वाटर बैलेंस को, सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए नमक पानी में। तो वाटर बैलेंस और सॉल्ट को बैलेंस करते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन्स विद इन द बॉडी। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? ये ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रखना सर्टेन बाउंड्रीज। मतलब थर्मो रेगुलेशन भाई, थर्मो रेगुलेट करना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना बॉडी के सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से। जब डिफरेंट हो जाए तो अपना रेगुलेट कर लिए। तो 3 तरह के रेगुलेशन हुए। होमियोस्टेसिस, क्या अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स को कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना, ये होमियोस्टेसिस। ऑस्मो रेगुलेशन में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस करना। थर्मो रेगुलेशन में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब देखिए दूसरा आता है माइग्रेशन। इसमें ड्रॉट इवेडर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? या तो ये शॉर्ट एनुअल लाइफ साइकिल को अडॉप्ट कर लेते हैं, या एस्टिवेशन, इनएक्टिव, या कह लीजिए डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, एस्टिवेशन मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं या डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। ये ड्रॉट इवेडर्स हैं। इन्हें ड्रॉट इवेडर्स क्यों? सूखा इवेडर्स। विंटर माइग्रेशन, ये क्या होता है भैया? जो हजारों हजार स्पीशीज़ हैं जो बेचारे माइग्रेट नहीं कर, वो सॉरी जो हाइबरनेट नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं? ये अपने बॉडी को तब्दील नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते, वो माइग्रेट कर जाते हैं। जैसा कि आपने हर साल सुना होगा, सर्दियों में हमारा जो राजस्थान का भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क है, वहाँ पे हजारों हजार साइबेरियन पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो विंटर में आते हैं, क्योंकि वो हाइबरनेट नहीं कर पाते। जो एनिमल हाइबरनेट नहीं करते वो माइग्रेशन का ही सहारा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड,
आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत समझ में आ रहा होगा। और फाइनली लास्ट पे आ गए हम लोग, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फ्रेंड 3 तरह के होते हैं एक तरह से आपके। डॉर्मेंसी, एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया डॉर्मेंसी, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट जनरली इन्वॉल्व इन एक्टिविटी एंड रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब इनएक्टिविटी में चले जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट जो चेंज है वो सब रिड्यूस कर देते हैं, एनर्जी और इनका कंजम्पशन, फूड का कंजम्पशन, ये सब रोक देते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी वही है, फूड से तब्दील करना एनर्जी में, वो सबको कम कर देते हैं। कहते हैं भैया हमको ज़रूरत ही नहीं, हम इनएक्टिव हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। जैसे ग्रासेस क्या होती हैं, वो हार्श समर सीज़न में हार्श क्लाइमेट को टॉलरेट करने के लिए डॉर्मेंट हो जाती हैं, सूखी रहती हैं अपना। जब क्लाइमेट सही होता है तब हरी होती हैं, कहते हमें चाहिए ही नहीं भैया, हम रह लेंगे ऐसे ही। तो ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। हाइबरनेशन क्या होता है, एनिमल क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं, कहते हैं इसको रख लो संभाल के। एडवर्स वेदर कंडीशन है, खाना वाना कहाँ हम शिकार करने जाएंगे ढूंढने, ऐसा है इस खाने को आराम से रख लो, अब इसी पे 4 महीने कटेंगे। तो वो कंजर्व कर लेते हैं एनर्जी सरवाइव करने के लिए एडवर्स वेदर कंडीशन को और लैक ऑफ फूड को, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि होते हैं। कैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इनके, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को गिरा लेंगे, बॉडी को ज़्यादा गर्माहट रखना ही नहीं है तो भैया उसको मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। बॉडी जब गर्म रहती है, आपने देखा होगा वर्कआउट करते हो तो प्यास भी बहुत लगती है, भूख भी बहुत लगती है, खाना भी ज़्यादा खाता है। और वर्कआउट ना करो तो भूखे नहीं लगेगी आपको, एनर्जी खर्च ही ना करो, एनर्जी खर्च ही नहीं करोगे, मेहनत ही नहीं करोगे। बॉडी जब मेहनत करती है तो क्या होती है, गर्म होती है। कभी सुने हो ठंडी बॉडी है गर्म, वो पसीना निकलता है, मतलब एनर्जी खर्चा हो रही। उसी तरह एनिमल का भी है, वो बॉडी को ठंडा एकदम कर लेते हैं, ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो कर देते हैं। भैया फूड बचाए रखो, एनर्जी में तब्दील नहीं करना, एनर्जी चाहिए नहीं। हाइबरनेशन इज अ टाइप ऑफ डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन एक डॉर्मेंसी का टाइप है। डॉर्मेंसी बड़े लेवल पे इनएक्टिविटी, हाइबरनेशन उसका एक छोटा हिस्सा है। देखिए मैंने फिगर बताया, पूछ ले कभी एग्ज़ाम में, बोल दे छोटे मोटे एग्ज़ाम में कि हाइबरनेशन के अंडर में डॉर्मेंसी आएगा कि डॉर्मेंसी के अंडर में हाइबरनेशन, नहीं। डॉर्मेंसी बड़े लेवल की इनएक्टिविटी, उसके अंदर छोटा सा हिस्सा अपने मेटाबॉलिज्म रेट को स्लो कर लेना या बॉडी टेम्परेचर को गिरा लेना, ये उतने बड़े लेवल की इनएक्टिविटी नहीं है लेकिन हाई डॉर्मेंसी लेवल की नहीं है। डायस्पॉज क्या होता है, ये एनिमल डॉर्मेंसी है, अपने डेवलपमेंट को ही डिले कर देते, कहते भैया अभी बॉडी को डेवलप ही नहीं करना, उतनी है पड़ी रहने दो। रेगुलरली एंड रिकरिंग पीरियड ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, भैया आपको कीवर्ड बस याद रखना है, डॉर्मेंसी में इनएक्टिविटी और रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, हाइबरनेशन में कंजर्व एनर्जी करेंगे, बॉडी के टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे और स्लोड मेटाबॉलिज्म करेंगे। लेकिन हाइबरनेशन जो है वो एक टाइप ऑफ डॉर्मेंसी है और हाइबरनेशन छोटे लेवल की डॉर्मेंसी है, डॉर्मेंसी बड़ा है। डायस्पोज जो है, डायापॉज रोक लेना, पॉज रोक लगाना, अपने डेवलपमेंट में रोक लगा देते तो कहते हैं पॉज लगा दिया, डायापॉज, ठीक है। एस्टिवेशन क्या होता है भैया, जब गर्मी में हो जाए तो समझ लो एस्टिवेशन है, जो अपना शोषण रोकने के लिए एनिमल बेचारे सोचते हैं गर्मी में तो पूरा तेल का चूमर निकल जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी हमारी, तो इसलिए बेचारे जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लाइटर स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी होती है, लेकिन ये समर सीजन में चूंकि होता है इसलिए एस्टिवेशन इसको बोल देते हैं, जिससे कि अपने एनर्जी और बॉडी ऑर्गन को कंजर्व कर सकें
और ये डेजर्ट लाइक एरिड कंडीशन में ये होता है एस्टिवेशन, डेजर्ट्स वगैरह में। जब रेप्टाइल्स में यही सब होता है, जैसे कि लिजर्ड हो गए, गिरगिटान, चैमेलियंस हो गए, ये सब जब डॉर्मेंट स्टेट में जाते हैं, जब आपने देखा होगा शुरुआती ठंड आती है, ठंड शुरू होती है, ऑटम के सीज़न का आखिर चल रहा होता है, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल आपको दिखते नहीं, घरों में आपको छिपकलियाँ नहीं दिखती होंगी। वो रीज़न ये है कि वो चले जाते हैं डॉर्मेंट स्टेट में, हाइबरनेशन में। बस वो रेप्टाइल्स हैं तो उनको हम एस्टिवेशन या हाइबरनेशन, डॉर्मेंसी ये सब ना बोल के ब्रूमेटेशन बोल देते हैं। ब्रूमेटेशन में आर का बहुत बड़ा रोल है। ब्रूमेटेशन जब आप बोलेंगे रा आ रहा है तो भैया रेप्टाइल याद रख लो कि ब्रूमेटेशन रेप्टाइल, ऐसे याद कर लीजिए कि ये रिजेंबल करता है हाइबरनेशन को। और इसी तरह से बस ये तभी उठते हैं जब इनको पानी और कुछ और पीना वीना होता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। फ्रेंड बहुत मेहनत से तैयार करके बनाया है, इसको जितना हो सके दुनिया में उतना शेयर कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे एनवायरनमेंट और इसी तरह इससे, ये तो समझ लीजिए पहला लेक्चर था, थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो पाया था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन अब जो सीरीज़ आएगी, मतलब ये समझ लीजिए 10% भी अच्छा नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा और खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर खूब कीजिए। ये आप ही से एक्सपेक्टेशन है, तभी मेरा मोटिवेशन बना होगा कि इससे और बेहतर भी मैं कर सकूं। वैसे अपने हिसाब से तो हमेशा बेस्ट लाऊंगा, लेकिन और क्या बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करूंगा। पूरे यूट्यूब पे बेस्ट पढ़ाने का वादा है मेरा आपसे, कार्डिनल लर्निंग क्लासेस का। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और आई होप you all enjoyed the session. Thank you very much.